हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमने जो है लास्ट क्लास के अंदर 6 चैप्टर स्टार्ट कर दिया था 12th क्लास एनसीईआरटी बायोलॉजी का, जिसका कि नाम है वंशागति का आणविक आधार। 6 चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हमारी एक क्लास हो चुकी है। जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी है, आप पहले वो क्लास जाकर देखिए। अभी तो कोई नहीं, अभी मैं थोड़ा बहुत और रिवाइज़ करवाऊँगी। जो पिछली क्लास में हमने जो भी पढ़ा था उसको हम रिवाइज़ करेंगे वापस। तो अभी के लिए ये क्लास देखते रहिए, लेकिन उसके बाद में अगर जो भी बच्चे नए हैं या जिन्होंने वो पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो आप पहले वाली क्लास ज़रूर लगाइए। क्योंकि देखिए, स्टार्टिंग में जो अगर बच्चा जुड़ रहा है जिस भी क्लास से, है ना, तो वो अच्छे से समझ में आएगा। अगर बीच में से आप कोई चीज़ देख रहे हो तो वो इतना क्लियरली आपको समझ में नहीं आ पाएगा, ठीक है। वरना ऐसी कोई बात नहीं है, मैं लास्ट क्लास का जो भी होता है मैं अगली क्लास में वापस रिवाइज़ करवा ही देती हूँ। तो हमने 6 चैप्टर की शुरुआत कर दी थी और 6 चैप्टर के शुरुआत में ही हमने न्यूक्लिक एसिड की बात की थी। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, कितने टाइप के होते हैं, वो हमने बात कर ली थी, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं उनकी खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिस्चर ने की थी। न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन? डीएनए और आरएनए, ठीक है। डीएनए और आरएनए दोनों ही क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। डीएनए और आरएनए दोनों ही क्या है? पॉलीमर है। मैंने आपको समझाया था कि पॉलीमर का मतलब क्या होता है। जब छोटी छोटी स्ट्रक्चर जो है या छोटी छोटी यूनिट जो है वो आपस में मिलकर एक बड़ी सी यूनिट बना देती है ना, या बड़ी स्ट्रक्चर बना देती है, उसे हम कहते हैं पॉलीमर। और जो छोटी छोटी यूनिट होती है उसे हम कहते हैं मोनोमर। यानी कि जैसे मान लीजिए कि ये एक मोनोमर हो गया, ठीक है, ये दूसरा मोनोमर हो गया, ये तीसरा मोनोमर, ये चौथा मोनोमर। इस तरह से कुछ छोटी छोटी सी इकाइयाँ जुड़ जुड़कर एक बड़ी सी श्रृंखला का निर्माण कर देती है। अब इस पूरी श्रृंखला को हम क्या कहेंगे? पॉलीमर कहेंगे। तो डीएनए और आरएनए जो कि दोनों ही क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। आप अगर उनका नाम देखो तो दोनों के पीछे क्या लगता है? जैसे डीएनए है ना, डीएनए की बात करें अपन तो डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड आ रहा है, मतलब ये भी न्यूक्लिक अम्ल है। आरएनए की बात करें अगर तो इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड आ रहा है, मतलब 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड मिलते हैं। कौन कौन से? डीएनए और आरएनए, ठीक है। अब डीएनए और आरएनए दोनों ही क्या है? पॉलीमर है। ये दोनों ही क्या है? पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब ये छोटी छोटी सी यूनिट से मिलकर बने हैं। लेकिन वो छोटी छोटी यूनिट का नाम क्या है? उस छोटी छोटी यूनिट का नाम है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर अपन ने देख ली थी और आज हम थोड़ी और देखेंगे क्योंकि पूरी स्ट्रक्चर हमारी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो खुद तीन यूनिट का बना होता है। देखो, डीएनए आरएनए न्यूक्लियोटाइड के बने हैं, लेकिन न्यूक्लियोटाइड खुद कितनी चीज़ों का बना है? 3 चीज़ों का बना है। तो हमने बात कर ली थी न्यूक्लियोटाइड जो है, न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर देख रहे थे और न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि ये 3 चीज़ों का बना होता है। कौन कौन सा? सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देते हैं नाइट्रोजनी क्षारक। और नाइट्रोजनी क्षारक जो होते हैं वो कुछ नहीं है, वो कार्बन की वलय में जब कहीं कहीं पर नाइट्रोजन लग जाते हैं तो उसे हम नाइट्रोजनी क्षारक कहेंगे। और नाइट्रोजनी क्षारक जो होते हैं वो भी फिर से कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। कौन कौन से? एक तो होता है प्यूरिन और एक होता है पायरीमिडिन। अब प्यूरिन जो है वो 2 वलय युक्त होता है, यानी इसमें 2 वलय होती है ऐसे, और पायरीमिडिन में 1 वलय होती है, ठीक है। प्यूरिन भी 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है एडिनिन, जिसे हम कैपिटल ए से शो करते हैं, और एक होता है ग्वानिन, जिसे हम कैपिटल जी से शो करते हैं, ठीक है। और पायरीमिडिन खुद 2 टाइप का है। कौन कौन सा? थायमिन, जिसे हम कैपिटल टी से शो करेंगे, और एक हो गया साइटोसिन, ठीक है। इसको हम सी से शो करेंगे, दर्शाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और होता है यूरासिल। वो क्या है? पायरीमिडिन है, लेकिन वो किसमें मिलता है? आरएनए के अंदर मिलता है। ये हम बात कर चुके हैं, ठीक है। नाइट्रोजनी क्षारक के बाद में हमने इसके अंदर किसमें क्या जोड़ दिया था? पेंटोज शर्करा। पेंटोज शर्करा क्या होती है? 5 कार्बन वाली कार्बोहाइड्रेट है। 5 कार्बन वाली क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अब देखो, पेंटोज शर्करा की स्ट्रक्चर देखने से पहले यहाँ पर एक और चीज जोड़ दो आप। कौन सी? एक और बच गया, फोस्फेट समूह। और फोस्फेट समूह का सूत्र क्या बताया था? H3PO4। और अगर हम इसको खोल के लिखें तो क्या बताया था? देखो, P बीच में है, बॉन्ड बना लो,
हाइड्रोजन कितने, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, 4 ऑक्सीजन लगा दो। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, 3 लगा दो। और एक ऑक्सीजन बच गया है तो इसके डबल बॉन्ड बनाना है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लो। ये हो गया H3PO4 यानी फॉस्फेट समूह। अब हम बात करते हैं पेंटोज शर्करा की। तो पेंटोज शर्करा के लिए मैंने आपको बताया था कि पेंटोज शर्करा के अंदर क्या होता है, 5 कार्बन का क्या होता है, एक श्रृंखला होती है। 5 कार्बन की एक कार्बोहाइड्रेट होती है। शर्करा है ना, शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, तो यहाँ पर 5 कार्बन बना लो, 1 2 3 4 5 बना लिया। अब हमें इनके साथ में कुछ ना कुछ जोड़ना है, तो कुछ नहीं, इस पहले वाले जो कार्बन, ये जो पहला वाला जो कार्बन है, इसके आप ऊपर आप क्या जोड़ दो, एल्डिहाइड समूह। एल्डिहाइड समूह का सूत्र क्या होता है, CHO। एल्डिहाइड यही होता है, CHO। तो C तो है ही है, कार्बन तो है ही है, और HO तो डबल बॉन्ड O कर दो और यहाँ पर H जोड़ दो, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन तो एक ही बनाता है। कार्बन के पास में 4 होने चाहिए, तो 4 हो गए, 1 2 3 4। केमिस्ट्री सभी को आती होगी इतनी तो, है ना। चलो अब देखो CHO जोड़ दिया। अब बाकी के ऊपर, सभी के ऊपर अपने को क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन और OH समूह, OH ये जोड़ दिया, ठीक है। अब ये तो हो गई इसकी क्या, चेन स्ट्रक्चर, ये तो श्रृंखला हो गई ना इसकी। हमें वलय बनानी है इसकी, गोल मटोल करना है इसको। तो गोल मटोल करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो कार्बन नंबर ये क्या हो गया, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब हमें चौथे कार्बन को पहले वाले कार्बन के पास में ले जाना है। तो चौथे कार्बन को जब आप पहले वाले कार्बन के पास में ले जाओगे, कार्बन को नहीं, यहाँ पर जो OH समूह है इसको जब आप यहाँ पर लेके जाओगे, तो यहाँ पर क्या होगा, ये H जो है ये हट जाएगा यहाँ से, और ये किसके साथ में बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पर O के साथ में। तो H यहाँ से हट गया और ये O के साथ में चला गया, और ये जो O बच गया है, ये जो O बच गया है, अब ये किसके साथ में बॉन्ड बना लेगा, कार्बन के साथ में, ठीक है। तो अब ये जो स्ट्रक्चर बनेगी ना, ये कैसी हो जाएगी, वलय के रूप में हो जाएगी। तो यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम है नहीं। अब मैं इसको वलय के रूप में बना के दिखाती हूँ आपको। मैं यहाँ पर इसको मिटा रही हूँ, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो ले लो आप, क्योंकि वैसे तो मैंने ये कल पढ़ाया था आपको, लेकिन फिर भी कोई नहीं। चलो अब मैं इसको आपको वलय के रूप में समझाती हूँ कि ये वलय कैसे बनी, ये पेंटोज शर्करा कैसे बनी। पेंटोज शर्करा कैसे बनी, तो देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो कार्बन कितने हैं, 5 है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है ना, तो इस ऑक्सीजन को यहाँ पर लगाओ, ऑक्सीजन लगाया, फिर आपको ये इस तरह से कार्बन को दर्शाना है 5। ये लो, कार्बन कहाँ है इसके अंदर, अरे बंद हो जा, नहीं हो रहा है, कोई नहीं। कार्बन कहाँ है यहाँ पर, कार्बन नंबर 1, ठीक है। यहाँ पर कार्बन नंबर 2, यहाँ पर कार्बन नंबर 3, यहाँ पर कार्बन नंबर 4, और देखो कार्बन नंबर 5 ये अलग से लटक रहा है। देखो ये तो पूरी वलय में आ गया ना, ये देखो ये तो पूरा वलय में आ गया, और ये 5वां जो है वो अलग से ही है। तो यहाँ पर अपने को कार्बन नंबर 4 है ना, तो वहीं पर अपने को क्या लगाना है, कार्बन नंबर 5 भी लगाना है, लगा दिया। अब देखो किसके साथ में क्या क्या जोड़ना है, इसके साथ में, इनमें सभी में कुछ ना कुछ जोड़ना है। तो कार्बन नंबर 1 के पास में क्या क्या चीजें हैं वो देखो आप, कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 1 है, इसके साथ में ऑक्सीजन इधर जुड़ा हुआ है, और 2 चीजें और जुड़ी हुई, OH और H। तो यहाँ पर OH और H लगा दो, ठीक है। कार्बन नंबर 2 के बीच में पास में क्या है, OH और H ही है, तो यहाँ पर H और यहाँ पर OH लगा दो। इसमें भी देखो क्या है, इसके पास में कार्बन नंबर 3, सॉरी कार्बन नंबर 3 कहाँ है, ये रहा, OH और H, तो यहाँ पर भी H OH लगा दो। अब कार्बन नंबर 4 की बात करते हैं। तो कार्बन नंबर 4 के पास में एक तो हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दो, और बाकी क्या लगा रखा है, ये कार्बन नंबर, इससे कौन जुड़ा हुआ है, कार्बन नंबर 5। और कार्बन नंबर 5 को अगर आप देखो, इस समूह को पूरे को देखो, तो क्या है ये, देखो CH2OH, यही है ना, कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है और 1 OH है। तो यहाँ पर जोड़ दो आप, ये कार्बन है, ये CH2 और ये OH जोड़ दो, खत्म। ये बन गई क्या, पेंटोज शर्करा। और ये पेंटोज शर्करा जो है वो 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी, मैंने कल बताई थी, पेंटोज शर्करा जो है वो 2 टाइप की होती है। एक तो होती है डीऑक्सीराइबोज शर्करा, जो किस में पाई जाती है, डीऑक्सीराइबोज
शर्करा और दूसरी होती है राइबोज शर्करा, राइबोज शर्करा। ठीक है, अब ये किस किस में पाई जाती है? तो आपको पता है डीऑक्सीराइबोज शर्करा तो डीएनए में मिलती है और राइबोज शर्करा आरएनए में मिलती है। अब हमारे पास ये वाली जो है ये कौन सी है? ये कौन सी है? ये राइबोज शर्करा है। ये कौन सी है? राइबोज शर्करा है। अब हमें इसको डीऑक्सीराइबोज शर्करा बनाना है अगर, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? एक ऑक्सीजन को हटाना पड़ेगा। यहाँ से ये वाला जो एक ऑक्सीजन है इसको यहाँ से हटा दो। अब जो बन गई है ना, अब कौन बन गई? डीऑक्सीराइबोज शर्करा, जो कि हमारे किस में पाई जाएगी? डीएनए के अंदर पाई जाएगी। तो ये हो गई अपनी डीऑक्सीराइबोज शर्करा। कंप्लीट है, क्लियर है। एक बार यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट से। हो गया। अब हमें क्या करना है? इन तीनों को जोड़ना है। तो हमने कल दो चीजें देखी थी। अब न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड में तो तीनों चीजें होती है। कौन कौन सी? पेंटोज शर्करा है ना, और फॉस्फेट समूह, और एक क्या बन गया? नाइट्रोजनी क्षारक। तीनों चीजें होती है। तो हमने क्या देखा था कि जैसे पेंटोज शर्करा जो है वो बीच में होती है, यहाँ पर ये पेंटोज शर्करा होगी, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ये पेंटोज शर्करा होगी, यहाँ पर कार्बन वार्बन हो गए, ये 5वां कार्बन है ना, CH2OH। अब इसको अगर हमें न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? तीनों चीज़ों को जोड़ना पड़ता है। तीनों चीज़ों कौन कौन सी? अगर मान लो कि ये राइबो, एक तो ये पेंटोज शर्करा है। अब पेंटोज शर्करा के इस कार्बन नंबर 1 पर अगर मैं यहाँ पर कोई भी नाइट्रोजनी क्षारक जोड़ दूँ, जैसे मैं मान लो एडिनिन जोड़ दूँ। नाइट्रोजनी क्षारक 4 प्रकार के होते हैं ना, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। तो मान लो कि मैंने एडिनिन जोड़ दिया और ये खुद क्या हो गई? पेंटोज शर्करा। अब जो ये स्ट्रक्चर बनेगी इसको तो हम क्या कहेंगे बताओ? कल बताया था न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। न्यूक्लियोसाइड क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें कौन नहीं है? फॉस्फेट समूह नहीं है। फॉस्फेट समूह को हमने साइड में कर दिया और हमने क्या जोड़ दिया? एक तो पेंटोज शर्करा और एक नाइट्रोजनी क्षारक। जब दोनों को जोड़ेंगे यानी कि पेंटोज शर्करा प्लस नाइट्रोजनी क्षारक, ये दोनों ही मिलाकर क्या बनाते हैं? दोनों ही मिलाकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड। अब अगर हमें न्यूक्लियोटाइड बनाना है, ये कल भी चीज बताई थी और बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है। बताइए न्यूक्लियोसाइड क्या है? तो पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी क्षारक दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। अब मुझे बनाना है न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए अच्छा एक चीज और, एडिनिन क्या है? यहाँ पर नाइट्रोजनी क्षारक, ये क्या है? पेंटोज शर्करा। दोनों के बीच में जो ये बंध बनता है, इस बंध को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं। ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं। ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5वां कार्बन है, ये कार्बन नंबर 5 है, ये कार्बन नंबर 4 है, ये 3 है, ये 2 है और ये 1 है। अब मुझे कार्बन नंबर 5 के साथ में किसको जोड़ना है? फॉस्फेट समूह को। कार्बन नंबर 5 के साथ में ही हमेशा फॉस्फेट समूह जुड़ेगा, ये ध्यान रखें, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे कार्बन नंबर 5 के साथ में फॉस्फेट समूह को जोड़ना है और फॉस्फेट समूह को आप जानते हो कि इसका सूत्र क्या होता है? H3PO4। जब इसको हम खोल कर लिखेंगे तो P, बार बार बता चुकी हूँ, OH 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 और यहाँ पर डबल बॉन्ड O। अब मुझे इसको इसके साथ में रिएक्शन करवानी है, तो क्या होगा? यहाँ पर देखो, जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो ये क्या है? ये फॉस्फोरिक अम्ल है एक प्रकार का, यहाँ पर ये अम्ल है, और ये क्या है? एल्कोहल है। एल्कोहल है, दोनों ही ये एल्कोहल है, ये अम्ल है। जब अम्ल और एल्कोहल की क्रिया होती है तो उनमें से क्या निकलता है? जल बाहर निकलता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? जल बाहर निकल जाएगा। अगर मैं इसको और खोल के लिखूँ यहाँ पर ये इस तरह से, तो यहाँ पर क्या होगा? जल बाहर निकलेगा। और जल बाहर कैसे निकलेगा? कि इसका तो OH समूह और इसका O समूह बाहर निकल जाएगा, ये दोनों बाहर निकल जाएंगे। और ये दोनों बाहर निकल जाएंगे यानी कि जल क्या हो गया? यहाँ पर निर्जलीकरण हो गया, यहाँ पर यानी जल बाहर निकल गया। और जब जल बाहर निकल जाएगा यानी मैं यहाँ से इसको हटा दूँ पूरे को, ठीक है, ये हटा दिया मैंने, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? एक बंध बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा? एक बंध बन गया। अब इनके बीच में क्या बन गया? एक बंध बन गया।
ठीक है, इनके बीच में बंध बन गया। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या हुआ, जल बाहर निकल गया और एल्कोहल और अम्ल की क्रिया के द्वारा जल बाहर निकल गया। जो ये बंध बना इसको हम क्या कहेंगे, एस्टर बंध कहेंगे। लेकिन ये किसकी वजह से बन रहा है, फॉस्फोरिक अम्ल की वजह से। तो इसको हम अब क्या कहेंगे, फोस्फो एस्टर बंध। क्या कहेंगे, फोस्फो एस्टर बंध। तो फोस्फो एस्टर बंध के द्वारा फॉस्फोरिक अम्ल और क्या, पेंटोस शर्करा आपस में जुड़ी होती है। अब ये जो पूरी संरचना बनी है, अब यहाँ से यहाँ तक जो पूरी संरचना बनी है, जिसके अंदर क्या क्या है, फॉस्फेट समूह है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, पेंटोस शर्करा है, और यहाँ पर इसके साथ में ये क्या लगा हुआ है, नाइट्रोजनी क्षारक। अब इन तीनों को मिलाकर हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड। हो गया न्यूक्लियोटाइड, खत्म, ठीक है। ये न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब ये तो एक न्यूक्लियोटाइड बना है। अब हमने क्या देखा था कि भाई डीएनए और आरएनए दोनों ही क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। मतलब उसमें न्यूक्लियोटाइड जुड़ के फिर डीएनए आरएनए बनता है। तो ये तो सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड है। ऐसे हमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जोड़ने हैं। जैसे कि देखो, मान लो कि ये पूरी स्ट्रक्चर को मैं एक ऐसे गोले के रूप में दिखा रही हूँ आपको। ये एक न्यूक्लियोटाइड है जिसके अंदर फॉस्फेट समूह सब कुछ है, तीनों ही है, लेकिन ये तो एक न्यूक्लियोटाइड है। ऐसे मुझे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जोड़ने हैं, तब जाकर एक डीएनए बनेगा, एक आरएनए बनेगा, ठीक है। तो अब हमें न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना सीखना है, यानी हमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाना है, ठीक है। तो एक बार इसका और स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो आप फटाफट से। हो गया, चलो। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर सॉरी गलती से यहाँ पर H2O निकल गया था ना, O आएगा ना यहाँ पे, तो O आएगा यहाँ पे, क्योंकि H2O 2 हाइड्रोजन निकले थे, है ना। यहाँ पर देखो गलती यहाँ से होगी, यहाँ पर OH था, यहाँ पर OH था, तो इसका OH निकलता है, इसका H निकलता है ना, ये इस तरह से, फिर O बच जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको सुधार लेना, गलती से हो गया ये। चलो अब मिटा दो इसको। अब हमें जोड़ना है न्यूक्लियोटाइड को, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना सीखना है अब हमें। आपको बंधों का भी ध्यान रखना है कि किसके बीच में कौन सा बंध है। देखो पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजनी क्षारक के बीच में ग्लाइकोसिडिक बंध, और फॉस्फेट समूह और पेंटोस शर्करा के बीच में फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। अब हमें न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना है। तो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए देखो क्या करना होगा, यहाँ पर मान लो ये पेंटोस शर्करा हो गई। अब मैं सब कुछ नाम नहीं लिखूंगी साथ में, ठीक है। यहाँ पर ये मान लो कि एडिनिन लगा रखा है मैंने, और यहाँ पर फॉस्फेट समूह वगैरह है, तो CH2O और डबल बॉन्ड O, OH, OH, और ये इस तरह से जुड़ा हुआ है, यही है स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहाँ पर भी चलो हम देख लेते हैं, यहाँ पर OH है, यहाँ H है, यहाँ भी H है, यहाँ H है, यहाँ H है, और यहाँ पर भी H है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, वहाँ पर एडिनिन लगा हुआ है ना, ए से समझ में नहीं आ रहा है तो मैं पूरा लिख लेती हूँ, एडिनिन लगा हुआ है, ठीक है। ये तो एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। ऐसा न्यूक्लियोटाइड एक और बनाती हूँ मैं, फिर समझ में आएगा। एक और न्यूक्लियोटाइड समझा रही हूँ मैं यहाँ पर बना के, देखो ये यहाँ पर एडिनिन है, तो चलो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं साइटोसिन, ठीक है। यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ पर वही स्ट्रक्चर फिर से CH2O, ये OH हो गया, ये OH हो गया, ये डबल बॉन्ड O, कंप्लीट है। अब हमें देखो एक न्यूक्लियोटाइड ये, एक न्यूक्लियोटाइड ये, ऐसे तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे, एक ये 2 3 4 पता नहीं कितने ही सारे हो जाएंगे, लेकिन इतने सारे हमें नहीं बनाने, हमें तो 2-3 को जोड़ना है, ठीक है ना। हम 2-3 को जोड़कर देख सकते हैं। अब मैं ज़्यादा नीचे बनाऊंगी तो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है ना, लेकिन मैं कोशिश करूंगी उधर और बनाने की। तो अपन पहले इन दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। अब जोड़ना क्या है, कैसे जोड़ना है, तो देखो ये फॉस्फेट समूह है, ये कौन से कार्बन पे लगा हुआ है, 5वें कार्बन पे लगा हुआ है, ठीक है। इधर देखो ये 3रे कार्बन का OH है। भाई देखो 1 2 3 4
और ये 5, इसी तरह से इसमें भी 1 2 3 4 और ये हो गया 5। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, कहाँ कहाँ पर क्या क्या जोड़ना है आपको, किसमें क्या जोड़ना है। ये तीसरे कार्बन का OH है, इसमें भी है, इसमें भी तीसरे कार्बन का OH है, और इसमें जो 5वें कार्बन पे जो फॉस्फेट समूह लगा हुआ है, ये फॉस्फेट समूह क्या करता है, इस पहले वाले, मान लो कि ये न्यूक्लियोटाइड नंबर 1 है, ये न्यूक्लियोटाइड नंबर 2 है। ठीक है, तो नीचे वाला न्यूक्लियोटाइड, यानी नीचे वाला कौन सा हो गया, दूसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया, दूसरे नंबर का न्यूक्लियोटाइड हो गया। इसका जो न्यूक्लियोटाइड है वो पहले वाले न्यूक्लियोटाइड से कैसे बंधेगा कि ये फॉस्फेट समूह जो है, इस फॉस्फेट समूह का जो OH ग्रुप जो यहाँ पर है, ये क्रिया करेगा किससे, इस OH से, इस वाले OH से। तो फिर से वही क्रिया होगी, देखो फिर से वही क्रिया। यहाँ पर भी एस्टर बॉन्ड बन रहा था, किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर अम्ल था, फॉस्फोरिक अम्ल था, इधर अल्कोहल समूह था, दोनों ने आपस में क्रिया की, जल बाहर निकाला और एस्टर समूह बन गया, एस्टर बॉन्ड बन गया, और उसको हमने कहा फॉस्फो एस्टर बंद कहा, क्योंकि वो फॉस्फोरिक या फॉस्फेट समूह की वजह से बन रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर भी यही क्रिया होने वाली है, यहाँ पर ये वाला OH और यहाँ पर ये वाला OH दोनों आपस में क्या करेंगे, क्रिया करेंगे। कुल मिला के इस फॉस्फेट समूह को हमें किससे चिपकाना है, इस 3' वाले OH से। ये ऐसे करके इसको पकड़ लेगा, यहाँ से इसको ये ऐसे करके पकड़ लेगा। तो कैसे पकड़ेगा, देखो ये वाला OH है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर खोल के बता रही हूँ। यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर ये OH है ना, और ये भी इधर का OH है, इधर जुड़ा हुआ है। अब इसमें क्या होगा, वो की वही क्रिया होगी, क्या होगी इसमें, यहाँ से OH बाहर निकल जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, बाहर क्या निकल गया, जल बाहर निकल गया, और बचा क्या, बचा गया, यहाँ से OH निकला, यहाँ से H निकला, कुछ नहीं बचा, ऑक्सीजन बच गया, और यहाँ पर ये क्या बन गया, पूरा का पूरा एक बंध बन गया, ये एक बंध बन गया, ये एक बंध बन गया। आ रही बात समझ में, देखो यहाँ से OH निकला, यहाँ से इसका OH का H निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया, तो ऑक्सीजन बच गया। ठीक है, जल बाहर निकल गया, और ये पूरा का पूरा क्या बन गया, एक बंध बन गया, यहाँ से यहाँ तक एक बंध बन गया। इस बंध को भी हम क्या कहेंगे, एस्टर बंध कहेंगे, एस्टर बंध कहेंगे। लेकिन ये फॉस्फोरिक या फॉस्फेट की वजह से बना है, इसलिए हम इसको फॉस्फो एस्टर बंध बोल देंगे, फॉस्फो एस्टर बंध बोल देंगे। अब देखो फॉस्फो एस्टर बंध, क्योंकि देखो यहाँ पर भी फॉस्फो एस्टर बंध है, फॉस्फो एस्टर बंध है, और यहाँ पर भी फॉस्फो एस्टर बंध है, तो दोनों को ही मिलाकर हम क्या ये बोल सकते हैं कि डाइफॉस्फो एस्टर बॉन्ड बोल सकते हैं इन दोनों को। क्या यहाँ पर दिख रहा है आपको, एक मिनट मुझे चेक करने दो, हाँ थोड़ा तो दिख रहा है। तो क्या हम इसको, इन दोनों ही बंध को हम डाई, क्योंकि दो हो गए, फॉस्फेट की वजह से बन रहा है ये फॉस्फो एस्टर बंध, क्या हम इन दोनों को मिलाकर डाइफॉस्फो एस्टर बॉन्ड बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही बंध क्या हो गए, डाइफॉस्फो एस्टर बॉन्ड, या फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, डाइफॉस्फो एस्टर या फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। ठीक है भाई, बच्चे ज़्यादा वो बोलते ना फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड, चलो कोई बात नहीं, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड हो सकता है ऐसा। ठीक है, अब हुआ कुछ नहीं है, अगर आप इसको एक बार ध्यान से समझोगे, कुछ नहीं हुआ। मैं इधर से समझा रही हूँ, वापस ध्यान से देखेंगे। ये देखो एक पेंटोस शर्करा, ठीक है, अब मैं सब कुछ नहीं लिखूंगी क्योंकि बहुत गंदा लग जाता है इधर। ये दूसरी पेंटोस शर्करा, यहाँ पर नाइट्रोजनी बेस, ठीक है, यहाँ पर भी नाइट्रोजनी क्षारक, ठीक है, यहाँ पर क्या लगा हुआ था, CH2O OH OH डबल बॉन्ड हो, ये इस तरह से, और यहाँ पर OH, ठीक है, और इधर भी OH, और इधर वही CH2O P OH OH डबल बॉन्ड O, ठीक है। और क्या किया यहाँ पर, इन दोनों ने आपस में क्रिया की और यहाँ से क्या निकाल दिया, जल बाहर निकाल दिया, और यहाँ पर एक बॉन्ड बना दिया, यहाँ पर एक बॉन्ड बना दिया, ये इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर भी ये बॉन्ड है, यहाँ पर भी, तो दोनों ही बॉन्ड को मिलाकर हमने क्या कहा है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड।
आगे बात समझ में, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये इस प्रकार से एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा होता है, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा होता है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं रफ कर रही हूँ इसको और ध्यान से अच्छे से समझते हैं इसको। हो गया, चलो अब देखो इसको अगर मैं यहां पर सही से बनाऊं, इसको मैं यहां पर सही से बनाऊं तो ये पेंटोस शर्करा है, इतनी भी गंदी नहीं होती है, ये पेंटोस शर्करा है, ये एक पेंटोस शर्करा है, ये एक पेंटोस शर्करा है। ठीक है, ये मान लो एडेनिन, ये ग्वानिन, ये साइटोसिन लगा हुआ है और यहाँ पर फॉस्फेट समूह, और ये इसने इसको इस तरह से पकड़ रखा है। अगर हम इसको इस तरह से देखें तो ना, ये फॉस्फेट समूह इसने इसको इस तरह से पकड़ रखा है, देख रहे हो, ये इस तरह से, ये इधर से भी जुड़ा हुआ, फॉस्फेट इधर से भी जुड़ा हुआ है और उसके पहले वाले कार्बन, पहले वाले न्यूक्लियोटाइड के तीसरे कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, इसी तरह से जुड़ा हुआ है। इस तरह से पूरी की पूरी क्या हो जाती है, एक श्रृंखला बन जाती है, बन रही है। अब एक चीज सोचो कि यहाँ पर देखो पहला वाला कार्बन है, कार्बन नंबर कौन सा है, 5वां कार्बन है, यहाँ पर 5वां कार्बन है, और मान लो कि ये पहला न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड है, तो यहाँ का जो है OH ये फ्री रहेगा। एक चीज ध्यान से समझना कि पहला वाला न्यूक्लियोटाइड है, इसका ये वाला कार्बन है, अगर मान लो इसके ऊपर कोई न्यूक्लियोटाइड होता तो इसका जो फॉस्फेट समूह जो होता है वो पहले वाले न्यूक्लियोटाइड के तीसरे कार्बन से किसी न किसी को पकड़ लेता, OH को पकड़ लेता। लेकिन यहाँ पर इसके ऊपर अगर कुछ नहीं है तो मुझे बताओ कि ये कार्बन नंबर 5 जो है वो फ्री है या नहीं है? फ्री है बिल्कुल। ठीक है, ये कार्बन नंबर 5 फ्री है यहाँ पर, तो क्या मैं इसको 5' एंड बोल दूं, 5' सिरा बोल देते हैं, बोल सकते हैं ना इसको, क्योंकि इसका पहला वाला जो कार्बन, जो पहला न्यूक्लियोटाइड है, इसका तो हमेशा 5वां जो कार्बन होगा वो फ्री होगा ना, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई न्यूक्लियोटाइड है नहीं, ये पकड़ेगा किसको। इधर देखो, अगर मान लो ये ऐसे होता है तो ये इसका जो 5वां कार्बन है वो फॉस्फेट समूह को पकड़ता, फॉस्फेट समूह फिर पहले वाले कार्बन के तीसरे वाले पहले वाले न्यूक्लियोटाइड के तीसरे कार्बन का जो OH है उससे क्रिया करके जो भी एस्टर बॉन्ड है वो बना देता। लेकिन इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं ना, तो अगर इसके ऊपर कुछ नहीं है तो ये कार्बन नंबर 5 तो हमेशा ही फ्री रहेगा, तो ये 5' सिरा हो सकता है। इधर देखो, अगर यहाँ पर इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे अगर मान लो कोई न्यूक्लियोटाइड होता तो वो इसके OH को पकड़ लेता, तो मतलब यहाँ का क्रियात्मक समूह OH फ्री है यहाँ पर। और ये कौन से नंबर का है, 3' नंबर का है ना, ये 3' मतलब तीसरे कार्बन का है ना, तो तीसरे कार्बन का है तो क्या हम इसको 3' एंड बोल सकते हैं, 3' एंड बोल सकते हैं ना भाई। आप बोलते हो ना कि देखो डीएनए के अंदर आप जब स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो कि ये 5' सिरा, ये 3' सिरा, ये 5' 3' का मतलब क्या है यहाँ पर, 5' और 3' का मतलब यहाँ पर ये है कि जिस साइड में जो क्रियात्मक समूह फ्री रहेगा वो उसका एंड बन जाएगा। जैसे पहले वाले का कार्बन हमेशा ही फ्री रहेगा, आपको पता है, हमेशा पहले वाले न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 5 जो है वो हमेशा फ्री रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर कुछ है ही नहीं पकड़ने के लिए, तो ये 5' एंड हो गया। ठीक है, और लास्ट वाले न्यूक्लियोटाइड का हमेशा 3' वाला जो OH कार्बन है, जिसका जो OH है वो हमेशा ही फ्री रहेगा, क्योंकि इसके नीचे इसको पकड़ने वाला कोई नहीं है, तो यहाँ पर ये 3' एंड हो गया। आगे बात समझ में। अब ये तो हो गई एक लड़ी, एक श्रृंखला हो गई ये तो। अगर आप डीएनए की देखो, अच्छा ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड बन के ये तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड तो बना दिया इसने। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि डीएनए जो होता है वो कैसा होता है, द्विकुंडलित, यानी कि ये इस तरह से होता है। डीएनए की अगर आपने स्ट्रक्चर देखी हो, ये इस तरह से होता है, यानी कि एक श्रृंखला और उसके दूसरी ओर एक और श्रृंखला जुड़ी होती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, ये तो एक श्रृंखला है, इसके सामने सामने हमें क्या करनी है, एक ऐसी श्रृंखला और बनानी है और उसको हमें जोड़नी है। तो जोड़ने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जुड़ेगी कैसे ये तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला हुई। ठीक है, चलो मैं इधर समझाने के लिए बताती हूँ। ये मान लो कि शुगर है, ये शुगर शर्करा है ना, ये शुगर है ना, ये शर्करा है, कौन सी शर्करा, पेंटोस शर्करा है। ठीक है, ये ऐसे जुड़ी हुई है फॉस्फेट से। ठीक है, और यहां पर इसके क्या लगे हुए हैं, नाइट्रोजनी बेस, ऐसे।
आ रही बात समझ में? देखो बीच में देखो शुगर 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 पेंटोस शर्करा लगी हुई है, शुगर का मतलब पेंटोस शर्करा, डीऑक्सीराइबोस शर्करा लगी हुई है। यहाँ पर क्या लगे हुए हैं? फॉस्फेट समूह। फॉस्फेट समूह की वजह से तो ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं ना। देखो ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ये दोनों मिलाकर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। और इनके इधर देखो कौन है, यहाँ पर साइटोसिन, ग्वानिन, ये सब क्या है? नाइट्रोजनी क्षारक है। अब मुझे ये बताओ कि ये तो एक श्रृंखला हुई है, ये तो एक श्रृंखला है, इसी के सामने ऐसी की ऐसी एक और चेन रखनी है, फिर इन दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए अपने को क्या करना होगा? इधर देखना, ध्यान से देखना। अगर हम जोड़ते हैं किसी भी दो न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला को और एक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला को जोड़ते हैं, तो जोड़ने के लिए जो बीच में चाहिए संरचना चाहिए, ये यूं कह सकते हैं किसके द्वारा जुड़ती है? तो वो किसके द्वारा जुड़ती है? नाइट्रोजनी क्षारक के द्वारा जुड़ती है। तो नाइट्रोजनी क्षारक ये रहे, ठीक है। अब मैं जैसे मान लो कि नाइट्रोजनी क्षारक यहाँ पर, चलो मैं बाद में बताऊंगी कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक किससे जुड़ता है, लेकिन मेरे को अगर यहाँ पर इसको जोड़ना है तो मुझे इनके सामने क्या रखना पड़ेगा? ऐसे नाइट्रोजनी क्षारक, यहाँ पर भी नाइट्रोजनी क्षारक, यहाँ पर भी नाइट्रोजनी क्षारक, यहाँ पर भी नाइट्रोजनी क्षारक, और फिर ये किससे कैसे जुड़ेगा? सल्फर, सॉरी अरे राम, सल्फर नहीं, शुगर, 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 और ये फॉस्फेट समूह, ये फॉस्फेट समूह, ये फॉस्फेट समूह, ठीक है। और ये इनके बीच में क्या बना लेगा? दो नाइट्रोजनी क्षारक आपस में सामने आएंगे तो ये यहाँ पर बंद बना लेंगे, ऐसे ऐसे बंद बना लेंगे। तो एक ये न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला, एक ये न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला, ये आपस में किसके द्वारा जुड़ी रहेगी? नाइट्रोजनी क्षारकों के द्वारा जुड़ी रहेगी, नाइट्रोजनी क्षारक के द्वारा जुड़ी रहेगी, ठीक है। अब अगर मेरी बात सुनो आप, मैं इसको, ये तो एक श्रृंखला हो गई, एक श्रृंखला हो गई। अगर मैं यहाँ पर, चलो पहले एक काम करो, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? अगर मान लो कि मैं ऐसी की ऐसी श्रृंखला इसके सामने रख दूं, ऐसी की ऐसी श्रृंखला में इसके सामने रख दूं, तो क्या होगा? यहाँ पर सेम टू सेम मान लो इसके सामने ऐसे की ऐसे, मान लो ये शुगर हो गई, ये शुगर हो गई, ठीक है। ये नाइट्रोजनी क्षारक हो गए, ये नाइट्रोजनी क्षारक हो गया, ये नाइट्रोजनी क्षारक हो गया, और यहाँ पर जो है ये फॉस्फेट हो गया, ये फॉस्फेट, इसको इसके द्वारा भी जोड़ दो, इसके द्वारा भी जोड़ दो, इसके द्वारा भी जोड़ दो, इसके द्वारा भी जोड़ दो। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसके जस्ट सामने ऐसी की ऐसी सेम टू सेम स्ट्रक्चर, यानी कि ये श्रृंखला रख दूँ, तो क्या ये जुड़ पाएंगे? क्या ये जुड़ पाएगी? क्या दोनों कैसे जुड़ेगी मुझे बताओ। यहाँ पर ये नाइट्रोजनी क्षारक है, इस नाइट्रोजनी क्षारक को जुड़ने के लिए सामने नाइट्रोजनी क्षारक चाहिए, कोई ना कोई नाइट्रोजनी क्षारक चाहिए, तो लेकिन वो तो है ही नहीं, वो तो उधर चला गया। तो अब इनको जोड़ने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? इनको उल्टा घुमाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उल्टा घुमाना पड़ेगा। तो जब देखो ये कैसे हो जाएगा, ये इधर से इस तरह से घूम जाएगा, ये पूरी की पूरी श्रृंखला घूम जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। उल्टी होने की वजह से ये क्या आ जाएंगे? नाइट्रोजनी क्षारक इन नाइट्रोजनी क्षारकों के सामने आ जाएंगे। आ रही बात समझ में? ये नाइट्रोजनी क्षारक इन नाइट्रोजनी क्षारक के सामने आ जाएंगे। जैसे कि मैं बना के बताती हूँ आपको, इनको हमने क्या किया? उल्टा घुमा दिया, तो ये नाइट्रोजनी क्षारक जो होंगे वो इनके सामने आ जाएंगे। जैसे कि अब उल्टा कैसे घुमाएंगे? ये देखो, ये शुगर हो गई, उल्टा घुमा दिया ना अपन ने, तो ये उल्टी हो गई ना, ऑक्सीजन नीचे आ रहा है, ये शुगर हो गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है? यहां पर देखो, इसके सामने अगर मान लो कि यहाँ पर नाइट्रोजनी क्षारक है, तो यहाँ पर हम नाइट्रोजनी क्षारक जोड़ देंगे। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ये समझो, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन। अब इसमें उल्टा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। कैसे? इसका ये वाला पहला कार्बन, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, और यहाँ पर ये कार्बन नंबर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो कार्बन नंबर 1 से कौन जुड़ा होता है? हमेशा नाइट्रोजनी क्षारक। मान लो एडेनिन है, तो यहाँ पर मैं आपको नहीं बताऊंगी कि कौन सा किसके साथ जुड़ा होता है। मान लो कोई नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी नाइट्रोजनी क्षारक, यहाँ पर भी नाइट्रोजनी क्षारक, और यहाँ पर भी नाइट्रोजनी क्षारक, और ये इनके बीच में क्या हो जाएगा? फॉस्फेट, और ये भी क्या हो जाएगा? फॉस्फेट, ये फॉस्फेट। आ रही बात समझ में? तो आपने क्या किया? इसको उल्टा कर दिया। उल्टा करने की वजह से नाइट्रोजनी क्षारक क्या हो गए? आमने सामने आ गए, और आमने सामने आने की वजह से इनके बीच में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे। यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड,
ठीक है, ध्यान रखना, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं को जोड़ने के लिए, और हम यूँ कह सकते हैं कि दो जो नाइट्रोजनी क्षारक है उनको जोड़ने के लिए जो बीच में बॉन्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो हमने इनको उल्टा कर दिया, उल्टा करने की वजह से तो नाइट्रोजनी क्षारक सामने आएंगे, तभी तो ये बॉन्ड बनेंगे। बाकी तो अगर सीधा रखेंगे, ऐसी की ऐसी श्रृंखला उधर रख देंगे तो नाइट्रोजनी क्षारक तो उधर चले जाएंगे, फिर मिलेंगे कैसे, ये नहीं मिल सकते ना, तो हमने उल्टा कर दिया इनको। ठीक है, अब ये दोनों सामने आ गए। अब जो इनके बीच में ये जो बॉन्ड बना है इसे हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये कैसा होता है, दुर्बल होता है, तभी जाकर टूटता है, हाइड्रोजन बंध। ठीक है, अब एक चीज समझो, एक चीज ध्यान से समझना, यहाँ पर ये जो है ये 5' और ये 3', ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जो है वो 5' to 3' है। ये कैसी होगी, ये कैसी होगी, आपने उल्टा कर दिया ना इसको, उल्टा कैसे, अब चलो ठीक है ऐसे नहीं समझ सकते तो ये देखो, मेरी बात सुनो, इधर वाले को देखो, अब इधर वाला जो ये वाला जो न्यूक्लियोटाइड है ना, जस्ट इसके सामने जो न्यूक्लियोटाइड है इसका यहाँ पर OH हमेशा फ्री रहेगा, क्योंकि इसको पकड़ने के लिए कुछ है ही नहीं ऊपर। 3' वाला जो तीसरा जो कार्बन है इसका OH हमेशा फ्री रहेगा, तो यहाँ पर हम इसको 3' एंड बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं। और इधर देखो, यहाँ पर जो कार्बन नंबर 5 है ना, इसका ये कार्बन नंबर 5 हमेशा फ्री रहेगा, तो क्या हम इसको 5' एंड बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, बिल्कुल ये 5' एंड बोल सकते हैं। तो समझ में आ रही है बात, क्या समझ में आया आपको कि एक न्यूक्लियोटाइड की जो श्रृंखला होती है, दोनों न्यूक्लियोटाइड की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला आपस में जुड़ी होती है, तो एक अगर 5' to 3' है तो उसके जस्ट सामने वाली कौन सी होगी, 3' to 5' होगी। एक 5' to 3' है तो दूसरी कौन सी होगी, 3' to 5'। इधर ध्यान से समझना, देखो एक अगर मान लो कि इधर जा रही है, ये 5' ये 3' है, तो दूसरी कैसी होगी, ये 3' ये 5'। क्यों, क्योंकि हमने उल्टा करा है यहाँ पर, और उल्टा करना जरूरी था, क्योंकि नाइट्रोजनी क्षारकों को आपस में आमने सामने लाना था। ठीक है ना, इसलिए हमने जब इसको उल्टा किया तो श्रृंखला ही चेंज हो गई। तो उधर वाला देखो OH हमेशा फ्री रहेगा, इधर वाला कार्बन हमेशा फ्री रहेगा। OH कौन सी जगह पर है, तीसरे कार्बन पे, तो वो हम उसको 3' एंड बोल देंगे। और इधर ये कार्बन नंबर 5 पे फ्री है, कार्बन नंबर 5 फ्री है, तो यहाँ पर हम इसको 5' एंड बोल देंगे। तो यानी कि दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं जो हैं वो आपस में एक दूसरे की कैसी होती है, पूरक होती है, विपरीत होती है। ठीक है, एक 5' to 3' है तो एक 3' to 5' होगी, और दोनों ही आपस में किसके द्वारा जुड़ी होती है, हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ी होती है। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं आपस में किसके द्वारा जुड़ी होती है, हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ी होती है। अब एक चीज ध्यान से समझना यहाँ पर, फिर पूरा का पूरा एक साथ समझेंगे। एक चीज अब ध्यान से समझना कि हमारे पास जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, है ना, देखो ये चीज ध्यान से समझना कि प्यूरिन जो है वो हमेशा बॉन्ड बनाएगा किसके साथ में, बंध बनाएगा किसके साथ में, पायरिमिडिन के साथ में। ये ध्यान रखना, प्यूरिन हमेशा पायरिमिडिन के साथ में जुड़ेगा। चारगाफ का नियम पढ़ेंगे उसमें भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी ध्यान रखना प्यूरिन हमेशा पायरिमिडिन के साथ में जुड़ेगा, बॉन्ड बनाएगा। प्यूरिन कभी बॉन्ड नहीं बनाएंगे, पायरिमिडिन कभी बॉन्ड नहीं बनाएंगे। प्यूरिन कौन से होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, और पायरिमिडिन कौन से होते हैं, थाइमिन और साइटोसिन। इसका मतलब क्या है, देखो प्यूरिन हमेशा पायरिमिडिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो देखो यहाँ पर देखना एडेनिन हमेशा किसके साथ में बॉन्ड बनाता है, थाइमिन के साथ में। और हमेशा आपको पता है कि दो नाइट्रोजनी क्षारक जो है वो हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बंध कितने बनेंगे, एडेनिन और थाइमिन के बीच में हाइड्रोजन बंध कितने बनते हैं, 2 हाइड्रोजन बंध बनते हैं। ठीक है, और ग्वानिन जो है, क्योंकि प्यूरिन है, ग्वानिन प्यूरिन है, तो ग्वानिन हमेशा किसके साथ में जुड़ेगा, पायरिमिडिन कौन है, साइटोसिन है, तो साइटोसिन के साथ ही बंध बनाता है। और कितने हाइड्रोजन बंध बनाता है, 3 हाइड्रोजन बंध बनाता है। आ रही है बात समझ में, मैंने क्या कहा, प्यूरिन भी नाइट्रोजनी क्षारक है, पायरिमिडिन भी नाइट्रोजनी क्षारक है। प्यूरिन हमेशा पायरिमिडिन के साथ में बॉन्ड बनाएगा। प्यूरिन में कौन कौन सा, देखो एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ में जुड़ेगा, और कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, 3 हाइड्रोजन बंध बनाएगा। ये दिमाग में फिट कर लो अपनी बात। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखूं, अगर मान लो यहाँ पर एडेनिन है तो इसके सामने कौन होना चाहिए, एडेनिन के सामने
क्या लिखा अभी, थाइमिन, यहाँ पर थाइमिन होना चाहिए, और इनके बीच में ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पर कह रही हूँ ग्वानिन है, तो ग्वानिन के सामने कौन होना चाहिए, यहाँ पर साइटोसिन होना चाहिए, और कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होने चाहिए, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पर कह रही हूँ साइटोसिन है, तो देखो साइटोसिन के सामने कौन होना चाहिए, हमेशा ग्वानिन होना चाहिए, और कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होने चाहिए, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होने चाहिए। आ गई बात समझ में? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। ले लिया? अब मैं इसको क्लियरली एक बार सारे स्ट्रक्चर, सारे बोर्ड, सब कुछ एक बार वापस क्लियर करना चाहती हूँ। मेरे साथ के साथ उतारेंगे और आंसर भी करेंगे। अब सब समझ में आ ही गया होगा कैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनती है, कैसे डीएनए बनता है, वो सब कुछ आ ही गया होगा, है ना। चलो देखो, अब ध्यान से समझेंगे वापस एक बार, लास्ट बात। ये हमारी शुगर है, कौन सी शुगर है, पेंटोस शर्करा है। ये पेंटोस शर्करा है। ऐसे ही पेंटोस शर्करा और बना देते हैं हम, 2-3 तो बना ही देते हैं। ये पेंटोस शर्करा है, ठीक है। यहाँ पर ये फॉस्फेट के द्वारा इस तरह से ये जुड़ी होती है। ये कैसे जुड़ी होती है ये मैं बता चुकी हूँ, है ना। और यहाँ पर जो है नाइट्रोजन क्षारक लगे होते हैं। अब मान लो कि यहाँ पर नाइट्रोजन क्षारक कौन सा लगा हुआ है, कौन सा लगा दें, कौन सा लगा दें। चलो यहाँ पर एडेनिन लगा देते हैं, यहाँ पर ग्वानिन लगा देते हैं, यहाँ पर साइटोसिन लगा देते हैं, ठीक है। और अब इसके सामने, क्योंकि देखो यहाँ पर OH हमेशा फ्री रहेगा और इसका कार्बन नंबर 5 जो है वो हमेशा फ्री रहेगा, तो ये कौन सा हो गया 5' सिरा, और ये कौन सा हो गया 3' सिरा, क्योंकि OH कहाँ पे है, ये तीसरे नंबर पे, ये हमेशा फ्री रहेगा, तो 3' सिरा हो गया। अब ये तो होगी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना। ये तो एक श्रृंखला हो गई। अब हमें इसके सामने दूसरी श्रृंखला रखनी है, तो मैंने क्या बताया था कि उसको हमें उल्टा करना पड़ेगा, वरना वो नाइट्रोजन क्षारक सामने नहीं आएंगे। अगर ऐसी की ऐसी सामने रख दूँ तो नाइट्रोजन क्षारक तो उधर चले जाएंगे, है ना, तो वो जुड़ेंगे नहीं, हमें तो जोड़ना है उनको। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा करना पड़ेगा। तो जब हम इसको उल्टा इस तरह से करेंगे, ये एक शुगर, ये दूसरी शुगर, ये तीसरी शुगर, ये फॉस्फेट, ये फॉस्फेट, और इनके सामने कौन आएगा। अच्छा मैंने थोड़ा ऊपर नीचे बना दिया ना, आज तो मेरे हाथ ना पूरे के पूरे पेंट हो चुके हैं। चलो अब देखो, अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ये भी शुगर है, ये भी शुगर है, ये भी शुगर है। अब मुझे आप बताओगे क्लियरली, एडेनिन के सामने क्या रखना चाहिए, थाइमिन, क्योंकि एडेनिन थाइमिन से जुड़ेगा। ग्वानिन के सामने साइटोसिन, और साइटोसिन के सामने ग्वानिन। अगर एक और लेते यहाँ पर थाइमिन की जगह, तो उधर एडेनिन आ जाता। लेकिन इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड कौन कौन से होंगे, कितने टाइप के कौन कौन से, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड ही बनेंगे ना दोनों नाइट्रोजन क्षारकों के बीच में। एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में भी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। आ रही है बात समझ में? अब देखो, अब अगर अपन नामकरण करें इनका, तो मुझे ये बताओ, ये दोनों तो कौन हो गए, फॉस्फो, ये बॉन्ड कौन सा हो गया, फॉस्फो डाई एस्टर बंध, फॉस्फोडाई एस्टर बंध, ठीक है। ये वाला बॉन्ड कौन सा हो गया, हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध के द्वारा ही 2 नाइट्रोजन क्षारक जुड़े होते हैं। और पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक के बीच में जो ये वाला जो बॉन्ड है, इसको हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड,
ग्लाइकोसिडिक बंध। ठीक है, अब देखो इधर वाला देखो, यहां पर क्या है, ये यहां पर तीसरा कार्बन है ना, यहां पर कार्बन नंबर तीसरा होगा ना यहां पर। ठीक है, देखो ये 5 डैश है, 5 डैश है, तो यहां पर जो है OH हमेशा फ्री रहेगा, तो यहां पर 3 डैश एंड हो जाएगा। और यहाँ पर कार्बन नंबर 5 वाला जो कार्बन नंबर 5 है ना, कार्बन नंबर 5 जो है ये हमेशा फ्री रहेगा, तो यहाँ पर ये 5 डैश एंड हो जाएगा। तो ये 3 डैश एंड, ये 5 डैश एंड, और यहाँ पर 5 डैश एंड और ये 3 डैश एंड, दोनों ही एक दूसरे के क्या हो गए, पूरक हो गए। तो इस प्रकार से क्या बनता है, अपना एक पूरा DNA मॉलिक्यूल बनता है। DNA का एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला ये, दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला ये, दोनों आपस में किसके द्वारा जुड़े हुए हैं, नाइट्रोजनी क्षारकों के बीच द्वारा जुड़े हुए हैं। एक चीज और ध्यान रखना कि अगर हम यूँ कहते हैं ना कि हाँ, जो DNA होती है, DNA की बैकबोन जो होती है, रीढ़ की हड्डी जिसे अपन मान सकते हैं, वो किसके द्वारा बनी होती है, शुगर और फॉस्फेट के द्वारा। देखो इधर देखो, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर और फॉस्फेट के द्वारा DNA की क्या बनी होती है, बैकबोन बनी होती है। और बीच में कौन होते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, और नाइट्रोजनी क्षारकों के द्वारा ही देखो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं आपस में जुड़ रही है, और किस बंध के द्वारा जुड़ रही है, हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ रही है। अब तो आपको क्लियरली समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, नहीं आया हो तो एक बार वापस रिवाइज करना, फिर वापस देखना। ठीक है, इसको उतारो फटाफट, फिर हम पढ़ते हैं डबल हेलिक्स मॉडल। हो गया क्लियर? चलो अब हमें पढ़ना है वॉटसन एंड क्रिक का द्विकुंडलित मॉडल, DNA का द्विकुंडलित मॉडल। वॉटसन एंड क्रिक का द्विकुंडलित मॉडल। ठीक है, अब हम देखते हैं कि DNA की द्विकुंडलित संरचना। कुछ नहीं है, सब कुछ वही है, थोड़ी चीजें और ध्यान रखनी है। द्विकुंडलित संरचना, तो ये देखो इसका मतलब क्या है, द्विकुंडलित संरचना। कुंडली, कुंडली समझते हो, सांप नहीं होते, सांप, सांप दोनों अगर मान लो दो सांप है, अगर आपस में इस तरह से जुड़ जाए और वो ऐसे ऐसे मिल जाए तो कैसी कुंडली होगी। या फिर ऐसे मान लो कि जो कुछ घरों के अंदर आपने देखी होगी वो सीढ़ियाँ इस तरह से घूमी हुई होती है, वैसे ही। मतलब देखो अगर ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, मान लो 5 डैश टू 3 डैश, ये है 3 डैश टू 5 डैश, इनके बीच में नाइट्रोजनी क्षारक ऐसे जुड़े हुए हैं, तो ये ऐसे सीधी सीधी नहीं होती है, ये ऐसे घूमी हुई होती है। ठीक है ना, ये कैसे घूमी हुई होती है, यूं ऐसे घूमी हुई होती है। ठीक है ना, तो यही होती है द्विकुंडलित संरचना। ठीक है, और इसका जो द्विकुंडलित मॉडल जो है, जिसे अपन कहते हैं डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है, द्विकुंडलित संरचना या द्विकुंडलित जो मॉडल है वो किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने। ये भी ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है आपसे, वॉटसन व क्रिक ने दिया था, वॉटसन व क्रिक ने दिया था। वॉटसन और क्रिक ने बताया था कि जो DNA होता है, पहली चीज तो वो द्विकुंडलित होता है, दो श्रृंखलाएं पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती है, और वो कैसी होती है, कुंडली के रूप में होती है, सीधी सीधी नहीं होती, वो ऐसे घूमी हुई सी होती है। ठीक है, आज अगर आप नेट पे या गूगल पे सर्च करोगे तो आपको DNA की वो स्ट्रक्चर मिल जाएगी आपको। ठीक है, अब ये होती कैसी है वो देखो, ये कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, बहुत ही गंदा बना है, और मेरा मार्कर जो है वो थोड़ा कम चल रहा है, तो मैं किसी और मार्कर से बना देती हूँ। ये भी कुछ खास ढंग का बना नहीं है, पर कोई नहीं, काम चला लेंगे हम। ठीक है, ऐसा होता है कुछ, ये द्विकुंडलित संरचना हो गई। तो अब मुझे ये बताओ कि इसके अंदर दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला है ना, तो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला है, तो अगर मान लो कि ये है 3 डैश, ये 3 डैश है, तो इसके जस्ट सामने वाली कौन सी होगी, 5 डैश, और ये इस तरह से ये इधर आ रही है 5 डैश। अगर ये है तो ये वाली कौन सी हो जाएगी, 3 डैश हो जाएगी। ठीक है, दोनों उल्टी हो जाएगी भाई।
समझ रहे हो ना, दोनों एक दूसरे की क्या होती है, विपरीत होती है। आगे बात समझ में। इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा खोल देती हूँ ताकि मैं आपको और चीजें क्लियर कर पाऊँ। ये ऐसे मान लो, ठीक है। अब होता क्या है, देखो यहां से यहां तक, ये पूरा यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक, जिसके अंदर आपको दो इस प्रकार के ये संरचनाएं दिखाई दे रही हो। यहां से यहां तक जो है ये एक कुंडलन होता है। कितना? एक कुंडलन। ध्यान रखना इस चीज को, एक कुंडलन पूरे इन दो खांचों को मिलाकर कहेंगे। ये नहीं कि ये एक खांचों को ये एक कुंडलन हो गया, ये दूसरा कुंडलन हो गया, नहीं, यहां से यहां तक जो है वो इसको कहते हैं एक कुंडलन। ठीक है, पूरा एक कुंडलन हो गया, दो खांचों को मिलाना इस तरह से एक कुंडलन कहते हैं। ठीक है, इस एक कुंडलन की लंबाई कितनी होती है वो ध्यान रखनी है। कितनी होती है? इस एक कुंडलन की लंबाई कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रम। कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रम। और नैनोमीटर में मापे तो अगर इसको नैनोमीटर में देखें तो 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, या तो 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रम। किसकी? एक कुंडलन की लंबाई 34 एंगस्ट्रम या 3.4 नैनोमीटर। आगे बात समझ में। अब देखो इस एक कुंडलन की जो चौड़ाई होती है, यहां से यहां तक की जो चौड़ाई होती है, इसको मैं हटा रही हूं, ये होती है 20 एंगस्ट्रम। कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रम। यहां से यहां तक की जो ये चौड़ाई है वो कितनी है? 20 एंगस्ट्रम। अब देखो अगर ये कुंडलन है और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है तो ये आपस में जुड़ी हुई भी होगी, नाइट्रोजनी क्षारक जुड़े हुए होंगे। कौन से नाइट्रोजनी क्षारक जोड़ दूं? चलो जोड़ ही देते हैं अपन। जैसे मान लो कि यहाँ पर लगा हुआ है एडिनिन, यहाँ पर थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये इस तरह से है ना। मान लो कि ये जुड़े हुए हैं। एक और बना देती हूँ यहाँ पर। मान लो ये इस तरह से है ना, नाइट्रोजनी क्षारक लगे हुए हैं और नाइट्रोजनी क्षारक हैं तो आपस में जुड़े हुए भी होंगे, किसी न किसी बंध के द्वारा जुड़े होंगे। कौन सा बंध? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर थाइमिन एडिनिन के बीच में कौन सा बंध हो जाएगा? दो। कितने बंध हो जाएंगे हाइड्रोजन के? 2 बॉन्ड। यहाँ पर 2 बॉन्ड, यहाँ पर 3 बॉन्ड, यहाँ पर 2 बॉन्ड, यहाँ पर 3 बॉन्ड, है ना। ये इस तरह से बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। तो मुझे ये बताओ, मुझे क्या बताओ, मैं बताती हूँ कि एक कुंडलन के अंदर कितने नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। देखो एक चीज ध्यान रखना, नाइट्रोजनी क्षारक अलग अलग है ना। जैसे एडिनिन एक नाइट्रोजनी क्षारक हो गया, दूसरा ग्वानिन एक नाइट्रोजनी क्षारक हो गया। अगर मैं कहूँ कि नाइट्रोजनी क्षारक युग्म या क्षार युग्म, युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। जोड़ा का मतलब देखो ये थाइमिन और एडिनिन ये एक जोड़ा हो गया, ये दूसरा जोड़ा, ये तीसरा जोड़ा, इस तरह से जोड़े होंगे। तो ध्यान रखना कि एक कुंडलन में जो नाइट्रोजनी क्षारकों की संख्या जो है, नाइट्रोजनी क्षारक वो कितने होते हैं? 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20। और अगर हम इनकी संख्या जोड़े में लिखें तो जोड़े कितने हो जाएंगे? 10 जोड़े। कितने हो जाएंगे? 10 जोड़े। एक कुंडलन में यानी कि इतनी सी दूरी में 34 एंगस्ट्रम की दूरी के अंदर नाइट्रोजनी क्षारकों की जो संख्या है वो तो कितनी होती है? 20 होती है। लेकिन 20 को अगर हम जोड़े में लिखें तो कितने हो जाएंगे? 10 जोड़े। 10 जोड़े हैं तभी तो 20 है। एक जोड़े में 2 तो 10 जोड़े में 20 हो जाएंगे। तो 20 जोड़े होते हैं। क्लियर है? अब मुझे एक बताओ कि ये 2 नाइट्रोजनी क्षारक है, ये 2 नाइट्रोजनी क्षारक है, मान लो ये 2 नाइट्रोजनी क्षारक है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? अगर हम कह रहे हैं कि एक कुंडलन में की दूरी है 34 एंगस्ट्रम, पूरे की लंबाई है 34 एंगस्ट्रम और एक कुंडलन में 10 नाइट्रोजनी क्षार युग्म पाए जाते हैं, तो 2 नाइट्रोजनी क्षार युग्मों के बीच की दूरी कितनी होगी? कितनी होगी? 3.4 एंगस्ट्रम। 10 का भाग दे दो ना, कितनी होगी? 3.4 एंगस्ट्रम। ठीक है, 2 नाइट्रोजनी क्षार युग्मों के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रम होती है। क्लियर? खत्म। ठीक है, ये हो गया अपना डीएनए की द्विकुंडलित संरचना। ये वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, डबल हेलिक्स मॉडल, है ना। द्विकुंडलित जो इसका मॉडल दिया था वो किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है
कि डीएनए पहली चीज़ तो द्विकुंडलित होता है, एक सिरा 5'3' है, तो दूसरा कौन सा हो गया 3'5' होगा, है ना। और ये किसके द्वारा जुड़े होते हैं, नाइट्रोजनी शार्कों के द्वारा जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। एक कुंडलन की लंबाई कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है या 3.4 नैनोमीटर होती है। इनके बीच की चौड़ाई, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के बीच की जो चौड़ाई है वो कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम होती है। इनके अंदर एक कुंडलन में कितने नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, 20 होते हैं, या जोड़े में पूछ ले तो 10 जोड़े होते हैं, युग्म होते हैं, ठीक है। और दो नाइट्रोजनी क्षारक युग्मों के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। खत्म, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। खत्म हो गया, ठीक है। वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल खत्म हो गया। और तो कुछ ध्यान नहीं रखना। हाँ, ये ध्यान रखो तो भले रख लेना कि ये कब दिया था, 1953 में दिया था, 1953 में दिया था। इतना वो वैसे सन तो कोई पूछता नहीं है, बट थोड़ा ध्यान रख लेना। तो ये हो गया द्विकुंडलित मॉडल, खत्म हो गया, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा है कृपया करके उनको याद कीजिए, ध्यान से समझिए इन चीज़ों को, और अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको आंसर कर दूंगी, है ना। वैसे तो मैंने पिछली क्लास का भी रिवाइज करवा दिया है, अगर किसी को कोई समस्या आई भी हो तो। और फिर भी अगर मान लो कि बच्चे नहीं पूछ पा रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर कमेंट पे नहीं पूछ पा रहे हैं, तो जो स्क्रीन के ऊपर आपके नंबर चल रहे हैं उनके ऊपर आप मैसेज कर दीजिए। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखें कि बहुत बार शिकायतें आती है कोचिंग से कि मतलब कि बच्चे नाइट को 10-10, 11-11 बजे मैसेज करके पूछते हैं कि क्लास कब आएगी, है ना, इसका क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं पता, ये नहीं। अरे नाइट को क्यों टाइम वेस्ट करते हो अपना और दूसरों का भी। आप टाइम देखो ना, सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक, इनके बीच में आप कमेंट कीजिए या मैसेज कीजिए, या आपको कॉल करना है, कोई चीज़ के बारे में पूछना है, कोई जानकारी लेनी है, तो आप सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे के बीच में कीजिए ना। आप फिर इस टाइम पे करते हो तो कोई आगे वाला सो भी रहा होता है, ऐसा नहीं है कि भाई आप बैठे ही हैं कोचिंग के काम ही कर रहे हैं नाइट पर, है ना। तो टाइम का ध्यान रखिए, और बाकी कोई समस्या है तो पूछिए ज़रूर। और इस चैप्टर के अंदर बच्चों को जो ज़्यादातर समस्या आ रही थी, उन समस्याओं का सॉल्यूशन भी मैं कर ही रही हूँ। जिन जिन चीज़ों के अंदर बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है वो मैं सॉल्यूशन यहाँ पर कर ही रही हूँ। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो, बिल्कुल, ठीक है। इसके अलावा इन क्लासों को, ये क्योंकि हिंदी मीडियम की स्पेशल क्लासें हैं, तो प्लीज़ इन क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उनको भी ये फ़ायदा हो सके। हिंदी मीडियम की क्लासें बहुत ही कम उपलब्ध हो पाती है बच्चों को यूट्यूब पे, तो उनको थोड़ा भी आप उनको भी फ़ायदा पहुंचाइए। लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको जब भी क्लास आए तो आपको पता चल जाए। बच्चे बार बार में कमेंट कर करके यही क्वेश्चन पूछते हैं, मैडम क्लास कितनी बजे आती है, क्लास कितनी बजे आती है। अरे आप सब्सक्राइब कर लो, जब भी आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि भाई इतनी बजे क्लास आने वाली है, ठीक है ना। वैसे हमारी क्लास जो है वो 6 बजे आती है। और अगर मान लो इसमें टाइम में कोई प्रॉब्लम हो बच्चों को कि भाई नहीं 6 बजे मत रखो, इस टाइम पे रखो, तो आप बता देना, जिस टाइम पे भी आपको चाहिए क्लास उस टाइम पे आपकी क्लास आ जाएगी, ठीक है। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अच्छी लग रही है क्लास तो कमेंट बिल्कुल, अच्छे कमेंट बिल्कुल करें, ठीक है ना। अच्छा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई बच्चों को अच्छी लग रही है क्लास, तो हमें भी लेनी है फटाफट से क्लास, ठीक है। थैंक यू सो मच, बने रहिए क्लासों के साथ में, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।